नमस्कार दोस्तों, मैं बख्शीश सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। दोस्तों, इस क्लास में हम राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और राज्य व्यवस्था में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अधिनियम। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अधिनियम हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम जो है कुछ अधिनियमों पर चर्चा कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हमने पढ़े हैं, जैसे कि 1773 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, उससे पहले हमने 1793 का अधिनियम भी पढ़ा है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों आपके साथ। कुछ एक दोस्तों के या कुछ विद्यार्थियों के टेलीग्राम के माध्यम से हमें कमेंट मिले कि सर जो टॉपिक आप करवा रहे हैं, अधिनियम का जो टॉपिक है वो एक मुश्किल टॉपिक है और सभी अधिनियमों के प्रावधानों को याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कुछ बच्चों ने डिमांड की कि हमें इसकी ट्रिक बताई जाए ताकि जो कुछ प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधान है वो हमें अच्छे से याद रह जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर ट्रिक की बात करें किसी विषय के संबंध में, तो मैं स्वयं अगर मेरा दृष्टिकोण बताऊं, आपको खुद का दृष्टिकोण बताऊं, तो मैं ट्रिक के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं आपको सख्ती से एक चीज़ रिकमेंड करूंगा या आपको कहना चाहूँगा, सुझाव आपको दूंगा कि आप किसी भी विषय में ट्रिक के ऊपर निर्भर ना रहें। ट्रिक के ऊपर निर्भर ना रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रिक जो है कभी कभी जो अच्छे एग्जाम आते हैं, अच्छे दर्जे के, अव्वल दर्जे के जो पेपर हैं, वहाँ पे आपके कई बार ट्रिक से क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी रहती है। फिर भी आपकी मांग के अनुसार हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी जो मांगे हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी सुझाव को लेकर, वो सर्वोपरि है हमारे लिए। आपकी संतुष्टि महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन भी लोगों ने ये कहा कि थोड़ा सा सिंपल कर दीजिए सर, ट्रिक बता दीजिए सर, तो देखिए एक बार मैं पूरे अधिनियम आपको करवा देता हूँ। 1773 से लेकर 1947 तक के सारे अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही 1947 का अधिनियम आपको ख़त्म करवाऊंगा, तो सारे अधिनियमों के मुख्य प्रावधानों के जो ट्रिक बनेंगे, जो मुझसे बन पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा आपको ट्रिक देने की। और आपका जो हमारे लिए जवाब था या हमसे जो क्वेश्चन था आपका, जो आपने कहा था कि ट्रिक दीजिए सर इन प्रावधानों की, तो वो आपका पूर्ण हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं अधिनियम आपको डिटेल में ही करवाऊंगा, ताकि जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना पसंद है वो डिटेल में पढ़ते रहें, और जिन लोगों को ट्रिक पसंद है वो लास्ट में क्या कर लें, पूरी की पूरी ट्रिक्स कलेक्ट कर लें। लेकिन मेरा सुझाव ये है, क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रिक के भरोसे रहें। आप ट्रिक के भरोसे ना रहें। आप कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें हैं आप थ्योरेटिकल पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, और चीज़ों को एक कनेक्टिविटी के माध्यम से एक दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हुए उनको याद रखने की कोशिश करें। दूसरा जो हमें कमेंट जो मिले टेलीग्राम के माध्यम से दोस्तों, वो इस प्रकार के कमेंट मिले कि सर ये जो प्रावधान है या अधिनियम जो हैं वो थोड़े से टफ हैं, मुश्किल हैं। हाँ, मैं आपको कह देता हूँ, ये सभी विद्यार्थियों ने जिन्होंने भी कमेंट किए, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि वास्तविक रूप से टॉपिक जो थोड़ा सा टफ टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रावधान आपको याद रखने पड़ते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ अच्छे लेवल, जैसे आरएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आरएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड की अगर बात करूँ तो सेकंड ग्रेड एसएसटी में तो काफ़ी सारा सिलेबस है ही, लेकिन मैं सेकंड ग्रेड की बात करूँ, अगर किसी आप पर्टिकुलर लैंग्वेज से सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं एग्जाम, तो उसमें भी आपके सिलेबस में 1919 और 1935 का अधिनियम बाकायदा मेंशन है, बाकायदा दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टफ टॉपिक जरूर है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ों को आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको समझ आता रहेगा और कुछ आसान बन जाए आपके लिए। और विद्यार्थियों की मांग अनुसार हम लास्ट में अधिनियम पूरा करने के बाद आपके लिए ट्रिक भी कुछ डालने की कोशिश करेंगे और डाल ही देंगे, ठीक है। लेकिन मैं शक्ति से आपको ये कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि ट्रिक के भरोसे ना रहें दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसी तरीके से आप अगर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि समय जरूर लगेगा, धीरे धीरे आप लोग 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब पूरी पॉलिटी हम लोग खत्म कर लेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने शुरुआत करी है भारतीय संविधान के इतिहास से और हम इसको खत्म करेंगे पूरे टॉपिक संविधान के पढ़ने के बाद। जो क्लास है, हो सकता है किसी कारण की वजह से 1-2 क्लासेज आपकी मिस रहें, लेकिन ज़्यादा क्लासेज आपकी मिस नहीं रहेंगी, पूरी पॉलिटी आपको करवाई जाएगी। और एक बार पूरा पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिएगा, खुद इस चीज़ को निरीक्षण कर लीजिएगा कि कहाँ तक जो मैटर है हमें मिला है, हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं नहीं हो रहे। लेकिन धैर्य आपको रखना पड़ेगा जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता। टॉपिक मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आपको समझ नहीं आए। और मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहता हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो नहीं देखे, पिछले वीडियो देख लें ताकि चीज़ें सारी कनेक्ट हो जाएं। अभी बात कर रहे थे दोस्तों हम किसके बारे में? अधिनियम के बारे में। और अधिनियम की अगर चर्चा करी जाए, अधिनियम की अगर चर्चा
करी जाए दोस्तों, तो मैंने आपको कहा था पिछला अधिनियम जो हमने पढ़ा वो 1813 का अधिनियम पढ़ा, 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ा था, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 ये हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इसके 4 प्रावधान हमने पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से। जिन भी लोगों ने पिछली क्लासेस देखी है, जिन भी विद्यार्थियों ने पिछली क्लासेस देखी, उनको पता होगा कौन कौन से 4 प्रावधान पढ़े हैं हमने। कुछ 2 प्रावधान इसके शेष थे, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, फिर अगले अधिनियम पे चलते हैं। 4 प्रावधान पिछले क्लास में हमने पढ़े हैं। इसका जो 5वां प्रावधान है दोस्तों, 5वां जो इसका प्रावधान है वो हम लोग देख लेते हैं। 5वां जो प्रावधान था इस अधिनियम का, इस चार्टर एक्ट का, वो प्रावधान ये था कि जनरली पहले क्या हुआ करता था, मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया था इस चीज़ के बारे में कि जो नियुक्ति होती थी गवर्नर की नियुक्ति कौन करता था, कहीं ना कहीं उसके लिए जवाबदेही या जिम्मेदार होता था BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन यहाँ का क्या कहा गया, 5वां प्रावधान ये था कि अब चाहे किसी भी प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति करनी हो या फिर बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति करनी हो, बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति करनी हो या फिर किसी भी प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति करनी हो, इन दोनों ही व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में, इन दोनों ही व्यक्तियों के नियुक्ति के संबंध में जो अधिकार हैं वो किसको दे दिए गए, सम्राट को दे दिए गए। कौन से सम्राट को दे दिए गए, ब्रिटेन के सम्राट को दे दिए गए। कहा गया कि अब जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है या किसी भी प्रांत का गवर्नर है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, सम्राट द्वारा की जाएगी। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान आप कह सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला जो प्रावधान था इसका, अगला मुख्य प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो अगला मुख्य प्रावधान ये था कि हमने पिछले एक्ट में, पिछले अधिनियम में हमने पढ़ा कि भाई बंगाल के पास, बंबई के पास, बंगाल, बंबई व मद्रास, इन तीनों विधायिकाओं के, इन तीनों के पास मैं कह सकता हूं विधि बनाने का अधिकार था। किसका अधिकार था, विधि बनाने का अधिकार था। हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, बंबई के गवर्नर के बारे में और मद्रास के गवर्नर के बारे में। मैंने कहा इन तीनों के पास किसका अधिकार था, विधि बनाने का अधिकार था। इस अधिनियम के माध्यम से तय किया गया कि अब इन तीनों बंगाल के गवर्नर जनरल के पास, मुंबई और मद्रास के गवर्नर के पास विधि बनाने का अधिकार तो होगा, लेकिन विधि के संबंध में इनको अनुमति लेनी पड़ेगी। विधि के संबंध में इनको क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। और वो अनुमति किससे लेनी पड़ेगी, संसद से। और संसद की यहाँ बात हो रही है, तो संसद में कौन सी संसद की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ बात हो रही है सीनेट की। सीनेट यानी ब्रिटेन की संसद की बात हो रही है। मैंने ये भी डिस्कस कर दिया था कि जैसे भारतीय जो कानून बनाने वाली संस्था है उसे हम पार्लियामेंट या संसद के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से ब्रिटेन में इसे क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। भारत का जो लोअर हाउस है या निम्न जो सदन है उसको आप क्या कह सकते हैं, लोकसभा कहते हैं। ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। भारत के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। लेकिन वहाँ सीनेट के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। बहुत अच्छे से हमने चर्चा इसके बारे में कर ली थी। 4 प्रावधान, मुख्य प्रावधान थे इस अधिनियम के, 1813 के चार्टर अधिनियम के। याद रख लीजिएगा दोस्तों, 4 प्रावधान हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किए थे और 5वां 6ठा प्रावधान मैंने यहाँ आपके सामने डिस्कस किया है। क्लियर है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले एक्ट पे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, चार्टर का मतलब किसके संबंध में है, ये कंपनी के संबंध में। या तो कंपनी का कार्यकाल बढ़ाया गया होगा, या कंपनी का, कहने का मतलब कंपनी की शासन व्यवस्था को बढ़ाया गया होगा या कम किया होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहाँ भी चार्टर आपको नाम दिखे वहाँ किसके बारे में जिक्र होगा, कंपनी के बारे में प्रावधान आपको निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। और मैंने ये भी कहा था कि कंपनी की शासन व्यवस्था को 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता था। तो ध्यान रख लीजिएगा 1813 के बाद अगर कंपनी की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा तो कितने वर्षों बाद बढ़ाया जाएगा, 20 वर्षों बाद। और 20 वर्षों बाद बात करें तो कौन सा अधिनियम आएगा, कब आएगा, 1833 में। अगला जो अधिनियम है, मुख्य प्रावधान है, वो है चार्टर एक्ट 1833। अगला जो मुख्य प्रावधान है वो कौन सा है, एक्ट यही है, सेम ही है, चार्टर एक्ट। लेकिन इसमें आपको यहाँ नोट कर लीजिएगा 1833, क्योंकि हमने
1793 के अधिनियम में पढ़ा, 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था कंपनी के शासन को। फिर हमने पढ़ा 1813 में, फिर दोबारा से 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ फिर 1833 में कंपनी की शासन व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। इसमें एक प्रावधान मुख्य आपको ये तो याद रखना ही है, चार्टर जहाँ भी आ जाए तो वहाँ कंपनी की व्यवस्थाओं को यानी कंपनी के शासन व्यवस्था को तो बढ़ाया ही गया होगा। इस चीज़ को आप डेफिनेटली याद रख लीजिएगा। तो इसका पहला प्रावधान कौन सा बनेगा? चार्टर एक्ट 1833 का पहला जो प्रावधान है, कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका सबसे पहला प्रावधान यही था। सबसे पहला प्रावधान यही था कि कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और जहां भी चार्टर नाम आएगा वहां आपको कंपनी की व्यवस्थाओं में क्या मिलेगा? एक्सटेंशन मिलेगा ही मिलेगा। बढ़ोतरी के बारे में प्रावधान जनरली आपको मिलता है। दूसरा जो प्रावधान था इसका दोस्तों, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। कौन सा प्रावधान था? समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था, हमने बात करी थी, मैंने कहा था ये मान लीजिए एक बार के लिए सपोज करिए कि दक्षिण भारत का हिस्सा है और मैंने कहा था यहाँ एक जगह है, कौन सी? बम्बई, जिसको आज हम मुंबई भी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ मैंने लिखा था मद्रास, और जिसको आज हम क्या कहते हैं? तमिलनाडु कहते हैं। और मैंने यहाँ आपको कहा था बंगाल, जिसको आज हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। बंगाल, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? पश्चिम बंगाल के नाम से। बंगाल के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो आपको इस बात का पता होगा कि बंगाल जो है वो लगभग, अगर मैं बात करूं 1905-6 के आसपास, तो बंगाल का विभाजन हो गया था। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। और उसके बाद जो बंगाल है बंगाल जब हम आज़ाद हुए हैं, यानी कहने का मतलब जब 1947 में अंग्रेजों ने हमें आज़ाद किया है, उस दौरान एक देश दूसरा बना। कौन सा देश बना? आप सभी को पता है, पाकिस्तान बना था। और फिर इसको जनरली क्या हुआ कि आप कह सकते हैं सामान्यतः इस क्षेत्र को कि पाकिस्तान बनने के बाद भी बंगाल अस्तित्व में नहीं था। इसको कहीं ना कहीं पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। कौन सा पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था बंगाल को। 1972 में, 1972 की बात कर रहा हूँ, 1972 में ये हिस्सा पाकिस्तान से अलग हुआ और एक नया देश बना, एक क्षेत्र जिसको हम क्या कहते हैं आज? बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं कहीं ना कहीं। और एक जो टुकड़ा रह गया था वो भारत में रह गया था, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? पश्चिम बंगाल के नाम से। क्लियर है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है वो कहीं ना कहीं किसका हिस्सा है? बंगाल का। पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में। बाद में वो क्या बन गया? कहीं ना कहीं बांग्लादेश देश बन गया। इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करनी, लेकिन यहाँ मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा था बंगाल में क्या हुआ करता था? बंगाल में गवर्नर जनरल हुआ करता था। मैंने ये कहा मद्रास में गवर्नर जनरल तो नहीं हुआ करता था, लेकिन कौन हुआ करता था? गवर्नर हुआ करता था। मैंने कहा मुंबई में भी क्या हुआ करता था? गवर्नर हुआ करता था। ये जो दूसरा प्रावधान है वो यहीं से जुड़ा हुआ है, याद रख लीजिएगा। ये 1833 का चार्टर अधिनियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे भी प्रावधान आएंगे इस अधिनियम में जिसमें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन होना, दास प्रथा का उन्मूलन होना, है ना। कहीं ना कहीं समानता का जो प्रावधान है, समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान में, उसके संबंध में भी कुछ प्रावधान इस चार्टर अधिनियम में थे जो हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीज़ें नोट करिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा दूसरा प्रावधान क्या था? मैंने कहा यहाँ भी गवर्नर था, यहाँ भी गवर्नर था। यहाँ कौन था? गवर्नर जनरल था। यहाँ पहली बार ऐसा हुआ, कहा गया कि अब जो गवर्नर होगा, मुंबई का गवर्नर होगा, इसके पास भी कोई अधिकार नहीं होगा। मद्रास का गवर्नर जो है, इसके पास भी कोई अधिकार नहीं होगा। और ये दोनों जो गवर्नरों के जो क्षेत्र हैं, दोनों गवर्नरों के जो क्षेत्र हैं, वो किसके अधीन कर दिए जाएंगे? किसके अधीन कर दिए गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। कहने का मतलब ये है, मैं कह सकता हूँ कि जिन जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन फैला हुआ था, ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, पूरे भारत पे अंग्रेजों का शासन नहीं था। कुछ हिस्से ऐसे भी थे जो स्वतंत्र थे, जिसमें हमने पहले से चर्चा कर रखी है, जिन्हें आप रियासतें कह सकते हैं। रियासतों में शासन कौन कर रहा था? शासक जो है, हमारे भारत के राजा जो है वो शासन कर रहे थे। यहाँ क्या करा गया? भारत जो था, पूरे भारत के ऊपर, कौन से पूरे भारत के ऊपर? जिस भारत के हिस्से पे केवल और केवल ब्रिटिश लोगों का क्या था? अधिकार था।
ब्रिटिश लोगों का अधिकार था, उसे हम क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत कहते थे। क्या कहते थे? अंग्रेजों के अधिकार वाले जो क्षेत्र को हम क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत को। जाहिर सी बात है, बंगाल अंग्रेजों के अधीन था, मद्रास में अंग्रेजों के अधीन था, मुंबई भी अंग्रेजों के अधीन था, तो ये हिस्सा किसका होगा? ब्रिटिश भारत का ही होगा। लेकिन पहले तो क्या था कि मुंबई का अलग गवर्नर था, मद्रास का अलग गवर्नर था और बंगाल का अलग गवर्नर जनरल था। इसके माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से क्या कहा गया कि जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत होगा, संपूर्ण ब्रिटिश भारत होगा, तो संपूर्ण ब्रिटिश भारत के ऊपर एक ही व्यक्ति जो है वो अपना आधिपत्य रखेगा, उसका नाम होगा गवर्नर जनरल। कौन? गवर्नर जनरल। और आपको पता है गवर्नर जनरल कहाँ का हुआ करता था? बंगाल का। गवर्नर जनरल कहाँ का हुआ करता था? बंगाल का। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मुंबई व मद्रास के गवर्नर जनरलों के गवर्नर के अधिकारों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया और इनकी सारी शक्तियाँ केवल किसको सौंप दी? बंगाल के गवर्नर जनरल को सौंप दी। और इसे ये भी कहा जा सकता है, मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो यहाँ अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अपनी शासन व्यवस्था को क्या करने की कोशिश की थी? केंद्रीकरण करने की कोशिश करी थी दोस्तों। क्या करने की कोशिश करी थी? केंद्रीकरण। अपनी शासन व्यवस्था को केंद्रीकरण करने की कोशिश पहली बार करी गई थी। शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण कब किया गया था? 1833 के अधिनियम के माध्यम से। शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण कौन से अधिनियम के माध्यम से किया गया? 1833 के अधिनियम के माध्यम से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने कहा ये प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा गया यूपीएससी 2003। ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीएससी 2003 में। सीधा सीधा पूछा गया कि कौन से अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीकरण की कोशिश की गई, प्रथम प्रयास केंद्रीकरण करने का। केंद्रीकरण का मतलब ये है कि पूरी की पूरी सत्ता को कहाँ केंद्रित करने की कोशिश करेगी? बंगाल में केंद्रित करने की कोशिश करेगी। कौन से अधिनियम के माध्यम से? 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। केंद्रित करने का मतलब ये है कि इन दोनों गवर्नरों के अधिकार समाप्त कर दिए और सारे अधिकार किसको दे दिए गए? एक ही केंद्र बना दिया गया अधिकारों का। किसको बना दिएगा? बंगाल के गवर्नर जनरल को केंद्र बना दिया गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए, तीसरा जो प्रावधान बनता है वो यहीं से बनता है। दूसरा जो प्रावधान है वो तो ये हो जाएगा, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का जो अधिकार है विधि बनाने का किसको दे दिया? गवर्नर जनरल को दे दिया। और आप कह सकते हैं कि यहाँ से क्या हो गया? भारत की जो व्यवस्था थी उसका क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण कर दिया गया। तीसरा जो प्रावधान है इसका, अब सामान्यतः समझिएगा तीसरा प्रावधान इसके संबंध में ही है। तीसरा प्रावधान क्या है? यदि बंबई व मद्रास के गवर्नरों को अधिकार ही नहीं दिए गए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि बंबई व मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियों को छीन लिया गया। बंबई व मद्रास के गवर्नर जो थे, बंबई व मद्रास के जो गवर्नर थे, इनकी विधायी शक्ति को, कानून बनाने का जो अधिकार था, विधायी जो शक्ति थी, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। बंबई व मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्ति को समाप्त किया गया। अब ये शक्ति किसको दे दी गई? केवल और केवल एक ही व्यक्ति को दे दी गई, उस व्यक्ति का नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। क्लियर है दोस्तों? चलिए यहाँ तक समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रावधान क्या बताया? पहला प्रावधान बताया यहाँ पे कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। दूसरा प्रावधान मैंने आपको क्या कहा? दूसरे प्रावधान के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। मैंने कहा है कि यहाँ क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा जिम्मा सौंप दिया गया, मुंबई में मद्रास के गवर्नर के अधिकार छीन लिए गए। और तीसरे प्रावधान की अगर बात करूं तो तीसरा प्रावधान, अगर इनके अधिकार छीन लिए गए तो आप कह सकते हैं कि मुंबई में मद्रास के गवर्नर जनरल की विधायी शक्ति समाप्त कर दी गई थी। क्लियर है? चलिए तीसरे चौथे प्रावधान की बात करूं। चौथा जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, यहाँ एक और भी रूल बनाया गया कि अब जो गवर्नर जनरल है, कौन? ध्यान रखिएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल की बात हो रही है और जहां भी गवर्नर जनरल का नाम आए तो सीधे आपको कहां चले जाना है? तुरंत आपको बंगाल पे चले जाना है। गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं, यानी किसकी बात कर रहा हूं? बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। चौथा जो प्रावधान था, ये कहा गया कि हाँ, अब गवर्नर जनरल को एक और भी अधिकार दिया जाएगा। कौन सा अधिकार दिया जाएगा? गवर्नर जनरल को एक और अधिकार दिया गया। कौन सा अधिकार दिया गया? आप यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो क्या कर सकता है? विधि आयोग का गठन कर सकता है। गवर्नर जनरल को विधि आयोग का गठन करने का अधिकार दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को विधि आयोग का गठन करने का अधिकार दिया गया। ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे
कि जो प्रथम विधि आयोग है वो कब गठित किया गया था और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, जो विधि आयोग गठित किया गया, इस विधि आयोग में सदस्यों की संख्या हुआ करती थी दोस्तों 4। याद रखिएगा, विधि आयोग में सदस्यों गठन कौन करता था? बंगाल का गवर्नर। सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 4। सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 4। पहली बार जो आयोग गठित किया गया वो कब गठित किया गया? प्रथम जो आयोग गठित किया गया, मैं कह सकता हूं प्रथम जो आयोग गठित किया गया, प्रथम आयोग गठित किया गया 1834 में। एक वर्ष बाद, 1833 के एक वर्ष बाद प्रथम आयोग गठित किया गया 1834 में। और इस आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। इस आयोग के, प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए, इस अध्यक्ष का नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। ये याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत में प्रथम विधि आयोग गठन करने का प्रावधान कौन से अधिनियम के माध्यम से किया गया था? कौन से अधिनियम के माध्यम से किया गया था दोस्तों? 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। ये गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं? विधि आयोग का गठन कर सकते हैं। और विधि आयोग में सदस्य कितने होते थे? 4 सदस्य होते थे। पहली बार जो विधि आयोग का गठन किया गया वो कब किया गया? 1834 में। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? लॉर्ड मैकाले। और कुछ स्टूडेंट्स का जो यहाँ देख रहे हैं इस क्लास को, कुछ ये कहेंगे सर क्या वर्तमान में विधि आयोग होता है या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी विधि आयोग गठित किया गया था? तो मेरा जवाब होगा जी हाँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम विधि आयोग कब गठित किया गया, तो ध्यान लीजिएगा, अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात कर रहा हूं ताकि चीजें यहां से कनेक्ट हो जाएं आपके। स्वतंत्रता के बाद मैं अगर विधि आयोग की बात करूं, स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग जो गठित हुआ है भारत में, स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा हूं, तो समझ लीजिएगा कब की बात कर रहा हूं? 1947 के बाद की बात कर रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों, वो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। याद रखिएगा, पहली बार 1955 में गठित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे 1955 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो विधि आयोग गठित किया गया, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उस व्यक्ति का नाम था MC शीतलवाड़। क्या नाम था? MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़। याद रखिएगा दोस्तों, MC शीतलवाड़ क्या बनाए गए थे? भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये MC शीतलवाड़ तो हमारा नाम सुना हुआ है। बिल्कुल आपका सुना हुआ है। MC शीतलवाड़ कौन है? याद रख लीजिएगा, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल, भारत के प्रथम महान्यायवादी। भारत के प्रथम महान्यायवादी भी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी जो थे, भारत के प्रथम महान्यायवादी, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था, मेरे ख्याल से वो जो क्वेश्चन पूछा गया होगा, हाँ, सेकंड ग्रेड जो इंग्लिश वाले जो लोग हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से जिन्होंने पेपर दिया, उसमें शायद क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली वैकेंसी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो महान्यायवादी का पद है वो कहाँ से ग्रहण किया हुआ है हमने। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं ये विधि किसकी है? ब्रिटेन की, क्योंकि ब्रिटेन ने सबसे पहले विधि आयोग का गठन करवाया था। कब करवाया था? 1833 के अधिनियम के माध्यम से 1834 में। याद रख लीजिए, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। चौथा प्रावधान इस अधिनियम का क्या था? गवर्नर जनरल को विधि आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया। इस विधि आयोग में कितने सदस्य हुआ करते थे? 4 सदस्य हुआ करते थे। प्रथम जो विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड मैकाले को बनाया गया, और प्रथम विधि आयोग जो गठित किया गया वो 1834 में गठित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर मैं विधि आयोग की गठन करने की बात करूं, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो विधि आयोग गठित किया गया था वो कब किया गया था? 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़, जो भारत के प्रथम कौन थे? महान्यायवादी भी थे। महान्यायवादी के संबंध में अगर 1-2 प्रश्न और डिस्कस करूं, याद रखिएगा दोस्तों, तो आपसे यूँ प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वह पदाधिकारी या भारत का वह व्यक्ति, मैं कह सकता हूं भारत का वह पदाधिकारी जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की बैठकों में भाग लेता है, तो वहां आपका जवाब क्या होगा?
महान्यायवादी। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद की बैठकों में भाग लेता है। महान्यायवादी कौन होता है, कैसे बनता है, कौन से अधिकार होते हैं, बहुत अच्छे से हम चर्चा करेंगे। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको संघ सरकार के तुरंत बाद, केंद्र सरकार पढ़ने के तुरंत बाद मैं महान्यायवादी के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। जब राज्य सरकार पढ़ेंगे तो महाधिवक्ता के बारे में बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। महाधिवक्ता कौन होता है, महान्यायवादी कौन होता है ना। जैसे जो महाधिवक्ता होता है इसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, ठीक है। और महान्यायवादी थोड़ा सा अगर यहाँ याद रखना चाहो तो इसको क्या माना जाता है, राष्ट्रपति के सम्मान ही पद माना जाता है इस व्यक्ति का, तो बहुत बड़ा पद इसको आप कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर स्नैपशॉट लेना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों मैंने आपको कहा कि यहाँ क्या करा गया, यहाँ मुंबई व मद्रास, जैसे मैंने कहा आपको मुंबई व मद्रास के गवर्नर जनरल की विधायिका शक्तियाँ छीन ली गई, और ये शक्तियाँ किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल को दे दी गई। किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल को। अब आपको बताना ये है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, मैंने आपको बताया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल की अगर बात करूं तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी मैंने आपको बताया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद जो मैंने बात करी थी, उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है बंगाल का वर्तमान में, यहाँ आपको पता है व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, और गवर्नर जनरल के साथ साथ किसको अधिकार हुआ करता था, मुंबई में मद्रास को भी अधिकार हुआ करता था। अब इनको तो क्या कर दिया गया, इनके अधिकार समाप्त कर दिए गए, और कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर होगा उसे बंगाल का गवर्नर ही नहीं, आप संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। क्या कहेंगे, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए कि संपूर्ण भारत के, संपूर्ण ब्रिटिश भारत के, देखिए संपूर्ण भारत का तो नहीं कह सकता, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, ठीक है, ये आपको जवाब देना है। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति था, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति को हमारी कौन सी प्रथा की वजह में कुप्रथा कहूं तो एक बेहतर होगा, कौन सी कुप्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। बंगाल का प्रथम, ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसके साथ साथ उस गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को भारतीय कौन सी कुप्रथा समाप्त करने का श्रेय जाता है। और ये भी आपको बताना है कि वो कुप्रथा जो है वो कौन से एक्ट के माध्यम से, वो कुप्रथा कौन से एक्ट के माध्यम से खत्म करेगी। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, कमेंट करके बताइए, फिर आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए आगे का प्रावधान स्टार्ट करते हैं। जो आगे का जो प्रावधान है आपका, पांचवा जो प्रावधान है उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। पांचवा जो प्रावधान है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये अगला जो प्रावधान है वो हम लोग पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, क्योंकि आगे जो सर हैं उनको भी क्लासेस लेनी होती हैं। तो अगर मैं बात करूं आगे की क्लास के संबंध में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे का जो अधिनियम हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि हाँ, जितनी भी चीज़ें आपको करवाई वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में जितना आपका सहयोग मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।